पिछले ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक मोची रहा करता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सिलाई करता और उससे उसे जो पैसे मिलते उससे अपना गुजर बसर चलाता। उसकी आमदन इतनी कम थी कि मुश्किल ही से अपना पेट भर सकता था, इसलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका खिचड़ी खाने का दिल चाहा। उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चनाचे वो बाज़ार से चावल और कुछ मूंग की दाल खरीद कर ले आया और बड़े चाव से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़े से थाल में उसे डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के जूते वापस कर आता हूँ। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं पर छोड़कर लोगों के सिलाई किए हुए जूते वापस देने के लिए चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ भी जंगल से घूमता घुमाता इधर को निकल आया। उसने जुलाहे का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताज़ा ताज़ा खिचड़ी रखी हुई थी। गीदड़ भूखा तो था ही, उसने आओ देखा न ताओ और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने में लग गया। अभी वो पूरी खिचड़ी ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से बाहर से मोची आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि जल्दी से घर जाऊं और खिचड़ी खाऊं। इसीलिए वो लोगों के सिलाई किए गए जूते जल्दी जल्दी वापस करके घर आ गया था। लेकिन जब उसने घर आकर ये देखा कि गीदड़ मज़े से खिचड़ी खा रहा है तो उसने जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए और गीदड़ को एक रस्सी से पकड़कर बांध दिया। उसके बाद मोची ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और जी भर के उसकी मरम्मत की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर गीदड़ की ठुकाई शुरू कर देता और जब थक जाता तो फिर अपने काम काज में लग जाता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर ये मुझे यूं ही मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुहाल है। गीदड़ यूं ही मार खाते जा रहा था और वहाँ से निकलने की तरतीबें भी सोच रहा था, मगर बंधा हुआ था, भाग भी नहीं सकता था, लिहाजा पिट पिटाकर खामोश हो जाता। रात जैसे तैसे गुजर गई और सुबह जब मोची अपने काम पर गया तो गीदड़ सोचने लगा, यही मौका है कुछ ना कुछ करने का, कोई अच्छी तरकीब सोचनी चाहिए। गीदड़ कुछ देर बैठा सोचता रहा और आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अपने आप को रस्सी से और भी जकड़ लिया और इस तरह से चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल बिल्कुल करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। जंगल में जो गीदड़ बोलने लगे थे उनमें एक गीदड़ ऐसा भी था जो उस गीदड़ का दोस्त था, जो खिचड़ी खाकर इस मुसीबत में फंस गया था। उसने जब अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो वो ये जानने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ है तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगा। जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसका दोस्त इस गांव में है और उसे ढूंढने के लिए उसी गांव की तरफ आ गया और ढूंढता ढूंढता आखिरकार मोची के घर के पास पहुंच गया। उसने कान लगाकर सुना तो उसकी आवाज़ उसी मोची के घर से आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। वो जब उसके करीब पहुंचा उसने अपने दोस्त से पूछा, क्यों दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पहुँचे कैसे? और रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ की इस कदर पिटाई हो चुकी थी कि उसका सारा जिस्म सूज चुका था और इस वजह से वो बहुत मोटा ताज़ा दिखाई दे रहा था। जब उसने अपने दोस्त को अपने पास देखा तो उसने अपने दर्द को छुपाने के लिए कदरे मुस्कुराहट के साथ कहा, हम तो ऐश कर रहे हैं दोस्त, तुम तो जंगलों में मारे मारे फिरो। दूसरे गीदड़ ने जब उसे देखा तो वो वाकई मोटा ताज़ा मालूम हो रहा था। उसने उससे सवाल किया, फिर भी तुम हमें बताओ कि तुम्हें ये कामयाबी कैसे मिली? रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ ने बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लेते हुए कहा, मैं तुम्हें ये राज बताने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? मुझे जल्दी बताओ। दूसरे गीदड़ ने कहा, वो शर्त ये है कि तुम किसी को हरगिज़ नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे वादा ले सकते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ ने कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे निहायत रहमदिल और नेक आदमी ने पकड़ लिया है। वह मेरी बहुत खातर तवज्जो करता है और तुम देख नहीं रहे कि उसने कैसे मुझे रस्सियों में जकड़ा हुआ है कि मैं कहीं अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से चला ना जाऊँ। फिर उसने अपने ऊपर बंधी हुई रस्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैं किस कदर मोटा ताज़ा हो गया हूँ। वो आदमी मुझे हर रोज़ हलवा पूरी खिलाता है। दूसरा गीदड़ उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश ये मौका मुझे मिल जाए। हलवा पूरियों के नाम से उसके मुंह में पानी आ चुका था। बंधे हुए गीदड़ ने जब ये देखा कि उसका दोस्त उसके फरेब में आ चुका है तो वो आहिस्ता से बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम मेरी रस्सियाँ खोल दो
और मैं तुम्हें अपनी जगह पर बांध देता हूँ, और इस तरह से तुम भी 2-3 रोज़ में मेरी तरह मोटे ताज़े हो जाओगे और खूब ऐश करोगे। बाहर से आने वाला गीदड़ बेवकूफ़ तो बन ही चुका था, इसलिए खुश होकर बोला, हाँ दोस्त, अच्छा है, तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी 2-4 रोज़ हलवा पूरी खा लूँगा। लो मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल देता हूँ और तुम मुझे अपनी जगह पर बांध दो। इसके बाद उसने बंधे हुए गीदड़ की रस्सियाँ खोल दी। बंधे हुए गीदड़ ने खुद वहाँ से आज़ाद होकर उसे वहाँ पर बांध दिया और वहाँ से चलता बना। उधर जब मोची अपने काम से घर वापस आया तो उसने करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और गीदड़ की मरम्मत शुरू कर दी। उसे क्या मालूम था कि ये वही गीदड़ है या कोई और। उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए गीदड़ पर ऐसी लाठियाँ बरसाई कि वो चीखता ही रह गया। वो बहुत घबराया कि ये कैसा हलवा पूरी है जो मुझे मिल रहा है। खैर कुछ देर तो वो खामोशी से पिटता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मोची तो किसी सूरत भी बस नहीं कर रहा तो उसने मोची से कहा कि तुम मुझे इस तरह से क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उधर जब मोची ने गीदड़ को देखा कि वो इंसानों की तरह बातें कर रहा है तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि इससे पहले तो ये नहीं बोलता था। उसने दिल में ख्याल किया, यकीनन ये मुझे पहले बेवकूफ़ बना रहा था, इसलिए इसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और अब शायद ये बहुत ज़्यादा मार खा चुका है, इसलिए मुझसे बातें करने लगा है। मोची ने 2-4 डंडे और बरसाए और कहने लगा कि जब तक मैं अपनी खिचड़ी का बदला पूरा ना ले लूँ तो तुम्हें इस तरह से मारता रहूँगा। बताओ तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई। गीदड़ बेचारे को अब पता चला कि उसके दोस्त ने बेचारे मोची की खिचड़ी खाई थी और इसीलिए उसने उसे बांध रखा था। उसने मोची से कहा कि मैंने तुम्हारी कोई खिचड़ी नहीं खाई है। फिर उसने बताया कि मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ एक गीदड़ रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने मुझे बताया कि अगर तुम यहाँ मेरी जगह पर बंध जाओ तो हर रोज़ ही हलवा पूरी खाने को मिलेगी, लिहाजा मैंने उसे यहाँ से खोल दिया और वो खुद अपनी जगह पर मुझे बांधकर यहाँ से चला गया है। अब तुम आए हो तो तुमने आते ही मेरी पिटाई शुरू कर दी है। गीदड़ की सारी बातें सुनकर मोची बोला, मैं तुम्हारे सब मकर जानता हूँ। इतना कहकर उसने 2-4 डंडे और गीदड़ की कमर पर जड़ दिए। अब तो गीदड़ और भी घबराया और सोचने लगा कि ये तो मुझे जान से ही मार डालेगा। चनाचे वो मोची की मिन्नत समाजत करते हुए बोला, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। गीदड़ बोला, क्या कहा। मोची का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह की बेटी से मेरी शादी? उसने बड़े ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। कहा मैं गरीब मोची और कहा बादशाह की बेटी, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। इस पर गीदड़ बोला, नहीं, कि मैं सच में तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची हैरानी से बोला, क्या वाकई ही, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। गीदड़ कहने लगा कि मैं तुमसे वादा करते हुए कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। गीदड़ की इस यकीन दहानी के बाद मोची ने उसे आज़ाद कर दिया। गीदड़ आज़ाद होने के बाद मोची से कहने लगा, तुम घर में ठहर कर मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊँगा। इतना कहकर गीदड़ वहाँ से रुखसत हो गया। गीदड़ गांव से निकलकर दरिया के किनारे पर पहुँच गया। उसने दरिया को पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने इंसानी रूप धार लिया। दरिया के उस पार एक दूसरे बादशाह की हुकूमत थी, जिसका महल दरिया से कुछ ही फासले पर वाक़या था। उसने अपने आप को इल्ची बना लिया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे देखा तो पूछा कि ए अजनबी, तू कौन है और यहाँ किस घर से आया है। जवाब में उसने सर झुकाकर कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का इल्ची हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो उससे बड़ी इज्जत के साथ पेश आया और उसे अपने पास बैठने के लिए जगह दी और उससे पूछा, ए इल्ची, कहो कि तुम्हारे बादशाह का हमारे लिए क्या पैगाम है। इल्ची ने अदब से कहा कि ए बादशाह, हमारा बादशाह अभी कवारा है और उसने आपकी बेटी के लिए शादी के लिए पैगाम भेजा है। इत्तेफाक की बात थी कि उस बादशाह की एक बेटी थी और वो जवान थी और बादशाह उसके रिश्ते के लिए परेशान था और वो इसी इंतज़ार में था कि किसी सल्तनत से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आए। जब उसने ये देखा कि रिश्ता खुद ब खुद ही आ गया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने इल्ची से कहा कि हमें यह रिश्ता मंजूर है और उसने साथ ही शादी के लिए तारीख भी तय कर दी और इल्ची को बहुत से कीमती तोहफ़े देकर रुखसत किया। इल्ची वहाँ से रुखसत होकर दोबारा दरिया पर आया और वहाँ पहुँचकर फिर गिदड़ के रूप में आ गया और दरिया पार करके सीधा गाँव की तरफ चल दिया। गाँव पहुँचकर वो सीधा मोची के घर पहुँच गया। आगे मोची भी उसका मुंतज़िर था। उसे देखते ही खुश होकर बोला, क्या खुशखबरी लाए हो। गिदड़ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि तुम्हारी शादी की बात तय हो गई है और फलां तारीख को तुम्हारी शादी है। ये सुनकर मोची ने घबरा कर कहा, मगर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है,
इस पर गीदड़ ने कहा कि तुम फिक्र न करो। गीदड़ ने इतना कहा और मोची को हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से चला गया। हकीकत ये थी कि मोची को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी किसी बादशाह की बेटी से होने वाली है। ये अनहोनी बात थी। लेकिन जब उसी तारीख को गीदड़ सुबह सवेरे उसके पास पहुँच गया तो उसे और भी ताज्जुब हुआ और गीदड़ ने उससे कहा कि जल्दी करो, मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी बादशाह की बेटी से शादी है। भला मोची को क्या साजो सामान लेना था। वो खामोशी से गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया और गीदड़ उसे अपने साथ लेकर गांव से बाहर उसी दरिया के करीब पहुंच गया। उस वक्त दरिया के किनारे पर एक धोबी कपड़े धोने के लिए आया हुआ था। गीदड़ ने उसे एक सोने की मोहर दी और कहा कि तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं इन्हें आसपास दरख्तों और झाड़ियों की तरफ फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोने की मोहर मिल चुकी थी, उसे और क्या चाहिए था। उसने वो कपड़े जो वो धोने के लिए गठड़ी बांधकर लाया था गीदड़ के कहने के मुताबिक दरिया के पास झाड़ियों और दरख्तों पर फैला दिए। गीदड़ ने जब देखा कि उसने कपड़े फैला दिए हैं तो वो एक रुई बेचने वाले के पास गया और उसे सोने की एक मोहर देकर बोला, तुम धुनी हुई रुई के चंद गट्ठे दरिया के किनारे के पास पहुंचा दो। रुई बेचने वाले आदमी ने सोने की मोहर लेकर धुनी हुई रुई के कुछ गड्ढे दरिया के किनारे पर पहुंचा दिए। और जब ये सब कुछ हो चुका तो गीदड़ ने जुलाहे से कहा, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। मोची ने कहा कि हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद गीदड़ ने मोची को समझाते हुए कहा कि मैं दरिया के उस पार जा रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ से वहाँ जाते हुए देखते रहना। जब तुम मुझे देख लो कि मैं बादशाह के महल में दाखिल हो रहा हूँ तो तुम धोबी से कहना कि तुम अपने सारे कपड़े उतार कर ले जाओ जो उसने दरख्तों और झाड़ियों पर फैलाए हैं। उसके बाद तुम धुनी हुई रुई के गट्ठे इकट्ठे करके थोड़ी थोड़ी रुई दरिया में डालना शुरू कर देना, बाकी मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूँगा। गीदड़ मोची को ये हिदायत देकर खुद दरिया में तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुँच गया। दूसरे किनारे पर पहुँचकर उसने फिर से इल्ची का रूप धार लिया और बादशाह के महल की तरफ चला गया। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की शादी करने के लिए पूरी तैयारियां करके बैठा था और शाही बारात का मुंतजिर था। उसने इसी इंतजार में महल की छत पर चढ़कर देखा तो धोबी ने जो कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर फैला रखे थे उन्हें देखकर बादशाह को यूं लगा कि जैसे बारात ने दरिया के उस पार पड़ाव डाल रखा है और यहाँ पहुँचने ही वाली है, और वो इसी इंतजार में बैठा था। गीदड़ जैसे ही इल्ची के रूप में बादशाह के महल में पहुंचा, पीछे मोची ने गीदड़ की हिदायत के मुताबिक धोबी से कहा कि वो जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर से उतार ले। इसके बाद ही वो जल्दी जल्दी धुनी हुई रुई के बड़े बड़े गाले दरिया में डालने लगा। दरिया में रुई के गाले डूबते तैरते दूर से इस तरह से मालूम हो रहे थे कि जैसे बड़ी बड़ी कश्तियाँ दरिया में डूब और तैर रही हों। उधर इल्ची जैसे ही बादशाह के महल में पहुंचा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसे इस तरह से रोता पीटता देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और उससे पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ और शहजादी की बारात कहाँ है? बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया को पार कर रहा था कि ज़बरदस्त किस्म का तूफान आ गया। तमाम साजो सामान, अमीरो वजीर, रिश्तेदार और फौज के आदमी कश्तियाँ समेत ही डूब गए। और हमारा होने वाला दामाद कहाँ है? क्या वो भी डूब गया? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। इस पर इल्ची ने कहा कि बादशाह सलामत, खुशकिस्मती से मैं और बादशाह ही बचे हैं, और वो भी तन के कपड़ों के साथ, और बादशाह सलामत का तो लिबास भी झेर झेर हो गया था। एक गरीब आदमी से कपड़े लेकर उन्हें पहनाए गए हैं, मगर वो इस वक्त है कहाँ? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। हजूर, इस वक्त वो दरिया के पार अकेले तन्हो तनहा बैठे हैं। ये सुनते ही बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि अभी जाएं और पूरी शानो शौकत के साथ हमारे होने वाले दामाद को महल में लाएं। हुक्म की देर थी कि उसी वक्त फौज के सिपाही मोची को लेकर महल में पहुंच गए। उस वक्त तक धोबी अपने सारे कपड़े समेटकर जा चुका था और रुई के बड़े बड़े गाले दरिया में डूब चुके थे। सिर्फ मोची हैरान परेशान दूसरे किनारे पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद मोची को कश्ती के जरिए दरिया पार करवाया गया और बड़ी शानो शौकत के साथ बादशाह के महल में पहुंचा दिया। जब बादशाह ने अपने होने वाले दामाद को जिंदा पाया तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और इस तरह से शहजादी और मोची की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद इल्ची ने बादशाह से कहा कि आलम पना, अगर इजाज़त दें तो एक बात अर्ज़ करूं। बादशाह बोला, ज़रूर कहो, हमारी तरफ से इजाज़त है। इल्ची ने बड़े आदाब के साथ कहा, आलम पना, आपके दामाद का सब कुछ लुट चुका है। माँ बाप, रिश्तेदार, अमीर वजीर सब डूब गए हैं और अब वो बिल्कुल तन्हा हैं और पीछे खबर नहीं कि महल पर भी किसी ने कब्जा कर लिया हो, क्योंकि बारात की तबाही की खबर पीछे पहुंच चुकी थी। इसलिए इनका वापस जाना बेकार है।
क्यों ना इन्हें यहीं पर रुकने के लिए मजबूर किया जाए। इत्तेफाक से बादशाह पहले ही से ऐसा सोच रहा था। बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करता था। उसे इल्ची की ये बात बहुत पसंद आई। उसने दिल में सोचा, इस तरह से उसकी बेटी भी उसके नज़रों के सामने रहेगी और मुझे भी सल्तनत में मेरा हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। उसने इल्ची से कहा, क्या हमारा दामाद इस बात को मान जाएगा? इल्ची झट से बोला, हजूर ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें राज़ी कर लूँगा। बादशाह खुश था कि अब उसकी बेटी उसकी नज़रों के सामने ही रहेगी। चनाचे मोची को वहीं पर एक महल दे दिया गया, जहाँ मोची शाही शानो शौकत के साथ वहाँ पर रहने लगा। चंद रोज़ तक गीदड़ भी वहीं पर इल्ची के रूप में उनके साथ रहा। फिर एक रोज़ मोची से कहने लगा कि देखो, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है, अब मुझे इजाज़त दो ताकि मैं भी अपने साथियों से जा मिलूं। मोची ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो ना माना और रुखसत होकर एक बार फिर अपने असली रूप में आकर अपने दोस्तों से जा मिला। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।